पूछे कोई क्या होता है तो हम बोल सकते हैं कि सिंपली पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। यदि किसी चीज को खींचे या धक्का दे तो उसे हम बल कह देते हैं। सिंपली पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी पता है कि जो हमारा फोर्स है वो इतना कैपेबल है कि किसी भी बॉडी के शेप और साइज में चेंज कर सकता है, किसी की स्टेट में चेंज कर सकता है, यानी बल जो है किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो हमसे अगर किसी ने पूछा कि फोर्स क्या है तो हम सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज और रीजन व्हिच इज कैपेबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज और रीजन है जो कैपेबल है किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, सपोज कोई बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है, सडनली इस पे फोर्स लगे तो बॉडी का मतलब चली जाए बी में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है इस फोर्स की वजह से मूव कर रही है। और सपोज यदि कोई बॉडी मूव कर रही है एक कुछ सर्टेन वेलोसिटी u से, सडनली कोई फोर्स इस पे लगा दे और ये बॉडी किस में आ जाए, रेस्ट में, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। यानी फोर्स इतना कैपेबल है कि किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर सकता है। It means force is an external cause or reason which is capable to change the position of any object. यानी बल वह बाहरी कारक हो सकता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है और रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। तो कोई अगर फोर्स पूछेगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज और रीजन व्हिच इज कैपेबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स यानी बल की बात करें तो बल बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। विराम अवस्था की वस्तु को गति में ला सकता है और गति की अवस्था की वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। ठीक, अगर बल की बात करें तो सबसे पहले बात करें, अगर हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स की, बैलेंस फोर्स जिसको हम हिंदी में संतुलित बल कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स की, अनबैलेंस्ड फोर्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं असंतुलित बल। बात करें हम कांटेक्ट फोर्स की, कांटेक्ट फोर्स तो जिसे हम संपर्क बल कहते हैं। और नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें, नॉन कांटेक्ट फोर्स की तो जिसे हम असंपर्क बल कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बैलेंस फोर्स की तो आसानी से समझ जाए कि बैलेंस में कोई कब होगा, यदि हमारे ऊपर कोई 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का बल इधर लगा रहा और 10 न्यूटन का बल इधर, या कोई 10 लोग हमें इधर खींच रहे हैं, कोई 5 लोग इधर, तो हम किधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे, यदि हम अनबैलेंस के फॉर्म में। अगर इधर भी 10 लोग खींच रहे हैं, सेम 10 लोग इधर खींच रहे हैं, दोनों सेम ताकत के हैं, तो जाहिर सी बात है हम किसमें होंगे, बैलेंस के फॉर्म में होंगे। तो इस तरह की कंडीशन को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। और अगर किसी ने इधर से खींचा हमें और इधर से खींचा और हम इधर चले जा रहे हैं तो हम अनबैलेंस दिख भी रहे हैं, इट मींस ये कंडीशन जो होगी उसे हम अनबैलेंस फोर्स कह सकते हैं। इट मींस हम सिंपल सा अगर डेफिनेशन कोई हमसे पूछे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है तो हम बोल सकते हैं इफ नंबर ऑफ फोर्सेस acting on a body and the resultant of the forces could become zero then this is called balanced force। यानी एक से ज्यादा बल लगे और जो रिजल्टेंट आए फोर्स का वो जीरो हो जाए तो उसे हम कह सकते हैं कि ये संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स है। और अनबैलेंस की बात करें तो भी हमने बताया है कि इधर से कोई खींच रहा हो हमें, इधर से खींच रहा हो इधर हो जाए तो हम साफ साफ दिख रहे हैं कि अनबैलेंस हो गए। इट मींस अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, इधर से भी लग रहा है इधर से भी लग रहा है, इट मींस द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस कुड नॉट बिकम जीरो देन दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी यदि एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है, हम इधर हो जा रहे हैं तो हम इसको असंतुलित बल कह देंगे। यानी यदि एक से ज्यादा फोर्स किसी वस्तु पर लग रहा है, बल लग रहा हो और वस्तु परिणामी बल क्या हो, शून्य ना हो तो उसे हम असंतुलित बल कहेंगे। If the resultant of the forces could not become zero, then this is called unbalanced force। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग बात करें अगर कांटेक्ट फोर्स की। कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो सिर्फ कांटेक्ट पे एक्ट करते हैं, तो हम कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन अगर कोई हमसे पूछे तो आसानी से कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विद अ डायरेक्ट कांटेक्ट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। यानी जो फोर्स यानी जो बल किसी वस्तु के सीधे संपर्क के कारण कार्य करता है उसे हम संपर्क बल कह सकते हैं। यानी द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली कांटेक्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जिसको घर्षण बल कहते हैं। अगर कोई वस्तु इसके ऊपर रखी जिसका द्रव्यमान m है, इसको F बल से अगर हम खींचे इधर तो इसके भीतर क्या करेगा, एक हमारा घर्षण बल कार्य करता है। और घर्षण बल कैसा बल होता है, एक संपर्क बल होता है। अगर इस वस्तु को उठा लेंगे तो कोई घर्षण नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि जो संपर्क बल होते हैं वो सीधे संपर्क में होने के कारण ही कार्य करते हैं। द कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज वर्किंग विद द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द बॉडी। यानी जैसे किसी चीज को किसी
किसी व्यक्ति को हमें खींचना है तो हम पुल कर देंगे, धक्का देना है तो हम पुश कर देंगे, यानी हम सीधे संपर्क के कारण ही उनमें फोर्स लगा सकते हैं। तो वे फोर्सेस जो सीधे संपर्क के कारण कार्य करते हैं उन्हें संपर्क बल कहते हैं। अगर हम बात करें असंपर्क बल की, तो वो बल जो किसी वस्तु के बिना संपर्क में आए कार्य करते हैं उन्हें हम असंपर्क बल कहते हैं। द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी विदाउट कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो हमारा गुरुत्वीय बल है, हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारे ऊपर क्या कार्य कर रहा है, गुरुत्वीय बल हमेशा कार्य कर रहा है। जैसे हम बात करें चुंबकीय बल जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, वो भी विदाउट कांटेक्ट टू द बॉडी एक्ट कर रहा होता है। जैसे अगर एक मैग्नेट इधर है, एक मैग्नेट इधर, एक मैग्नेट यहाँ पर रखा है और एक मैग्नेट यहाँ पर रखा है, तो हमें दिखेगा नहीं लेकिन एक फोर्स से इसकी तरफ क्या हो जाता है, वो अट्रैक्ट होता चला जाता है। इट मींस अगर तुमसे कोई पूछे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है तो बोल सकते हो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द रिजल्टेंट कुड नॉट बिकम जीरो। If number of forces acting on a body and the resultant will become zero, then this is called balanced force. If the number of forces acting on a body and the resultant could not become zero, then this is called unbalanced force. The force which is acting on a body with a direct contact is called contact force. For example, हमने बताया दिया push, pull, frictional force, etc. Non-contact force, the force which is acting on a body without contact is called non-contact force. For example, gravitational force, magnetic force, etc. वह बल यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे, परिणामी शून्य हो जाए तो संतुलित बल कहेंगे, अगर परिणामी शून्य ना हो तो असंतुलित बल कहेंगे। जो बल किसी वस्तु के सीधे संपर्क के कारण कार्य करता है उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल हो गया, किसी को खींचना हो गया, धक्का देना हो गया इत्यादि। यदि कोई बल किसी वस्तु के बिना संपर्क में आए कार्य करता है तो उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। जैसे गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, हमारा चुंबकीय बल हो गया इत्यादि। अब हम बल की बात कर रहे हैं तो हम फोर्स की अगर बात कर रहे हैं तो हमें लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। फोर्स से रिलेटेड न्यूटन साहब ने 3 नियम दिया था जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। देयर आर 3 लॉज रिगार्डिंग टू द फोर्स ऑफ द बॉडी या द रिगार्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। पहले को हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे पहले वाले को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को हम जानते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया के नाम से भी, लॉज ऑफ इनर्शिया। दूसरा जो है वो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉज ऑफ मोमेंटम कहते हैं, लॉज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तीसरे को हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉज ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जिसे हम लॉज ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास न्यूटन के 3 नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम जिसे हम संवेगों का नियम कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम जिसे हम प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगर हमें न्यूटन के प्रथम नियम की बात करनी है, अगर हम पढ़ना चाहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया जिसको हिंदी में हम कहते हैं जड़त्व, इनर्शिया जिसको हिंदी में हम कहते हैं जड़त्व। तो इनर्शिया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जड़त्व ये इंसानों के जैसा ही है, बिल्कुल इंसानों में भी जड़त्व होता है और निर्जीव वस्तुओं में तो जड़त्व होता ही होता है। जड़त्व का मतलब हम इतना तो समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की वह असमर्थता जिससे वह स्वयं से अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है, जड़त्व कहलाता है। जैसे ये बोर्ड अपने आप अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, यानी बोल सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज और रीजन इज कॉल्ड इनर्शिया। इस बॉडी की इनएबिलिटी है कि अपने आप से कोई अपनी पोजीशन में चेंजेस नहीं ला पा रहा। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डज नॉट चेंज देयर पोजीशन इज कॉल्ड इनर्शिया। लेकिन जड़त्व की यही एक परिभाषा नहीं है, इसके अलावा ये भी तो है कि हम इसको यहाँ पे रख के हुए हैं तो ये यहीं का यहीं पर है, पता चला ये कोई चलता फिरता वस्तु होता है, ये यहाँ से चला जाता। तो जड़त्व की परिभाषा हम 2 तरीके से दे सकते हैं। पहली तो हमने बोली कि द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज और रीजन इज कॉल्ड इनर्शिया। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं
the property of a body by which they opposes the external forces is also called inertia. ये अपने ऊपर छोटे मोटे फोर्स जैसे एयर वगैरह, अगर हवा हवा इसमें चल रही है तो ये यहाँ से नहीं हिलेगा, अपने ऊपर लगने वाले फोर्सेस का क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय व्हिच दे अपोजेस द एक्सटर्नल फोर्सेस इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण ये अपने ऊपर लगने वाले बल का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, जड़त्व कह सकते हैं। दो परिभाषाएं होंगी हमारे पास जड़त्व की, किसी वस्तु की वह असमर्थता जिससे वह स्वयं से अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे, जड़त्व कहलाता है, या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने ऊपर लगने वाले बल का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। The inability of a body to does not change their shape, does not change their position without any external cause or reason is called inertia. Yeah, the property of a body by which they opposes the external forces is also called inertia. अब इनर्शिया का एक दैनिक जीवन में एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर कोई बच्चा है जो कि बैठ के पढ़ रहा है और उसके घर में मेहमान आ रहे हैं, वो अभी भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, उनको इग्नोर करके पढ़ रहा है, मतलब वो पढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, वो अपने आप में अपना एक गुण प्रदर्शित कर रहा है, अपना एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि उसके ऊपर बाहर से आने वाले फोर्सेस का कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, तो वो नहीं हटेगा वहां से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो ये उसकी प्रॉपर्टी भी तो है कि वो अपोज कर रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस का और पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। और मेहमान की नजरों में देखिए तो आने बाद इनएबिलिटी है उसकी कि भाई बच्चे उनको नमस्ते नहीं कर रहा है, दुआ सलाम नहीं कर रहा, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो अगर कोई बालक है वो पढ़ रहा है तो मतलब अगर कोई बाहर से आने वाले मेहमान का कुछ आवभगत नहीं कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, तो अपने आप तो उसने अपोज किया एक्सटर्नल फोर्सेस का, बट मेहमान की नजर में क्या हो गया कि वो कोई ऐसा बच्चा है जो अपने बड़ों का आदर ना करता हो, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से दैनिक जीवन में हमारा जड़त्व होता है, जैसे हम अपने ऊपर लगने वाले बल का विरोध कर रहे हैं, यानी हम अच्छे काम पढ़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या है मेहमान समझेंगे कि ये बच्चे के अंदर कोई मेहनत नहीं है। वैसे ही जड़त्व के लिए भी है कि भाई असमर्थ है कि अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो है कि वो अपने ऊपर लगने वाले बल का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यानी इनेबल है, इनेबिलिटी है टू डज नॉट चेंज देयर पोजीशन, बट इसकी प्रॉपर्टी भी तो है बाय विच दे अपोजेस द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब बात करें टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, तो इनर्शिया 3 टाइप्स की होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा अगर हम बात करें तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। If any body is in the position of rest, it will be remain in the position of rest until or unless an external force applied on it। और अगर कोई बॉडी की बात करें तो रेस्ट में जैसे ही हम कह देते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, इसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है और ये यहीं पर रहेगा जब तक कि हम इसमें कोई फोर्स ना लगाएं, तो ये इसका क्या कहलाएगा, विराम का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगा। ठीक, अगर दूसरी हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की तो वो भी उसी तरीके से है। इफ एनी बॉडी इन द पोजीशन ऑफ मोशन, it will be remain in the position of motion until or unless an external force applied on it, this is called inertia of motion। जैसे हिंदी में अगर बोले तो ये आसान से हिंदी से भी समझ सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की तो हमने नोटिस करा कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है मोशन पे डिपेंड करता है। तो किसी वस्तु की वह असमर्थता जिससे वह स्वयं से अपनी गति की दिशा ना बदल सके, उसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू does not change their direction of motion without any external cause or reason is called inertia of direction। अगर हम एग्जांपल समझना चाहें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर हम बाइक पे बैठे हैं तो हमारा शरीर 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, एक लोअर पोर्शन एक अपर पोर्शन। तो लोअर पोर्शन बाइक के कांटेक्ट में है जो कि अभी रेस्ट में है, तो अपर पोर्शन भी रेस्ट में, बट व्हेन बाइक सडनली एक्सेलरेट, बाइक अचानक से स्टार्ट हो जाता है, देन अपर पोर्शन वांटेड टू बी इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, but suddenly lower portion accelerate, so passenger falls backward, this is called inertia of rest। because क्या होता है कि जो बॉडी का अपर पोर्शन है वो तो रेस्ट में ही रहता है, लोअर पोर्शन अचानक से एक्सेलरेट हो गया, हम हल्का सा फोर्स लगा हम गिर गए बैकवर्ड, बट अगर हम पकड़ लेते तो चले जाते हैं।
ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें, कोई सडनली हम बाइक, मान लो कि सपोज हम बाइक पे चलते चले जा रहे हैं, बाइक पे हम जा रहे हैं और चल जा रहे हैं, अचानक से बाइक वाले ने ब्रेक लगा दिया, तो क्या हुआ, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगता है लोअर पोर्शन तो रेस्ट में आ जाता है, बट अपर पोर्शन क्या कर रहा होता है, मूव ही कर रहा होता है और चाह होता है कि हम मूव ही करते रहें, इसीलिए आदमी जो पैसेंजर बैठा होता है वो फॉरवर्ड चला जाता है। ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो हम इसका भी एग्जांपल समझ सकते हैं। जब भी बस अचानक से लेफ्ट की तरफ टर्न करती तो सारे के सारे पैसेंजर क्या है, राइट की तरफ आ जाते हैं। और ऐसा कुछ विशेष नहीं है, जैसे कि बस पे हम जा रहे हैं तो सीधे ही चलते चले जा रहे हैं, जब बस अचानक से लेफ्ट टर्न करेगी तो हम राइट जा नहीं रहे, लेकिन क्या है, बस लेफ्ट चलेगी लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही चलते रहें। और जब हम ऐसे ही जा रहे हैं तो बस अगर पीछे से खिसक गई तो हम किधर लड़ेंगे, दाएं तरफ लड़ेंगे। तो द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डज नॉट चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसी वस्तु की वाष्मर्ता जिससे वो अपनी गति की दिशा में परिवर्तन ना कर सके उसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। क्योंकि पैसेंजर बस अचानक से बाएं मुड़ती है तो पैसेंजर सारे दाएं मुड़ते नहीं है, बस ये चल रहे होते सीधे, बस गई अचानक से बाएं तो पैसेंजर सारे दिखेंगे हमें दाएं और वो खिड़की से जाके टकरा जाते हैं। अब ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमें पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया। तो हमें इनर्शिया की डेफिनेशन दे देनी है। According to Newton's first law of motion, if any body is in the position of rest, it will be remain in the position of rest. Or if any body in the position of motion, it will be remain in the position of motion until or unless an external force applied on it. This is called Newton's first law of motion। ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, यानी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। और if any body is in the motion, अगर गति में है तो गति में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। इसे ही हम न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। In Newton's first law of motion state that if any body is in the position of motion, it will be remain in the position of motion. Or if any body is in the position of rest, it will be remain in the position of rest until or unless an external force applied on it. न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये हमारा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले हमें समझना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। यानी अगर हम बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि संवेग क्या होता है। संवेग में वेग आएगा, यानी मोमेंटम में हमारा मूवेबल बॉडी की ही बात कर रहे हैं। तो याद रखना, जो मोमेंटम होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर किसी ने कहा लीनियर मोमेंटम क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। या तो हम ये समझ ही सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर बात करें यूनिट ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें संवेग के मात्रक की, तो हमें पता है कि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। इट मींस अगर मोमेंटम के यूनिट की बात करेंगे तो मोमेंटम का जो यूनिट होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी अगर मोमेंटम का मात्रक हम बात करें तो वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड।